नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ITR 1 ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। हमारे जो बैंक कर्मचारी हैं, कोई प्राइवेट सर्विस करने वाले हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, जहाँ फिर कोई अपने घर में कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, ITR 1 ऑनलाइन कैसे भरनी है, आज की इस वीडियो में उसकी ऑनलाइन जानकारी पूरी डिटेल से कैसे भरते हैं, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी जिनकी वजह से कभी हमारे के नोटिस आने के भी चांस होते हैं, इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आ जाए। इसलिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और इस बार क्या नए चेंजेस आए हैं आईटी में, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और ऑनलाइन आपको लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इसके ऊपर वेब एड्रेस टाइप करना है incometaxindia.e-filing.gov.in। जैसे ही हम इस वेबसाइट के ऊपर विज़िट करते हैं तो हमें एक तो पहले से कोई पॉपअप मैसेज मिलता है, इसको क्रॉस कर देंगे। इसमें राइट साइड में कॉर्नर में एक 3 ऑप्शन आपको मिलेंगी, रजिस्टर योरसेल्फ, लॉगिन हेयर और रीसेट पासवर्ड। अगर आप ITR पहली बार भर रहे हैं ITR तो आपको लॉगिन रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्टर करने की बहुत सी आसान प्रक्रिया है। उसमें आपकी जो ID है वो आपका पैन कार्ड रहेगा और अपनी कुछ और इम्पोर्टेंट आपका एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ जानकारी भरने के बाद इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं ई-फाइलिंग की साइट के ऊपर। अगर आप पहले से ITR भर चुके हैं तो आपको लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है। दोस्तों, अगर कहीं किसी कारणवश आप अपना पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो इसके नीचे ही दिया गया है ऑप्शन फॉरगॉट पासवर्ड। आप यहां से फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके इम्पोर्टेंट फील्ड को फिल करने के बाद अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और ये जो पासवर्ड आप रीसेट करेंगे ये 24 आवर के बाद ही एक्टिव होगा। इसको आप तुरंत लॉगिन करके ITR फाइल नहीं कर पाओगे। 24 घंटों के बाद ये फॉरगॉट पासवर्ड की जो ऑप्शन है 24 घंटे के बाद वो अपडेट हो जाता है। तो आप उसको 24 घंटे के बाद लॉगिन करके अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा पहले से लॉगिन बना हुआ है, यहाँ पे मैंने अपनी ID, पैन कार्ड और अपना पासवर्ड जो मैंने बना रखा है उसको डाल दिया। नीचे कैप्चा कोड को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर हमें पहले ही सामने ही स्क्रीन मिलती है जिसके ऊपर 3 ऑप्शंस हैं, फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू रिटर्न्स, ऑब्लिक फॉर्म्स, ई-वेरीफाई रिटर्न डाटा ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आपने कोई पुराने जो आपने फाइल कर रखी है उसको ही वेरीफाई करना है तो 3rd नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे उसमें हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस ID से हमने लॉगिन कर रखा है वो पैन कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे हमें असेसमेंट ईयर चुनना है जो कि अभी चल रहा है 2020-21 एंड नीचे हमें ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। दोस्तों, सबसे पहले ITR 1 फॉर्म जो होता है इनकम टैक्स की साइट पे उपलब्ध होता है। इसके बाद ITR 2, ITR 3, ITR 4 एंड ITR 5। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR 1 के बारे में। जो नौकरी पेशा वाले एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं, जहाँ फिर कोई गवर्नमेंट प्राइवेट सर्विस करते हैं, बैंक कर्मचारी हैं, उन सब के लिए ये ITR 1 एप्लीकेबल होता है। फाइलिंग ओरिजिनल और ऑब्लिक रिवाइज रिटर्न। नीचे सबमिशन मोड, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। इसमें आप XML फाइल डाउनलोड करके ही उसको जावा यूटिलिटी या फिर एक्सेल यूटिलिटी से अपनी ऑफलाइन फाइल बना के भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ऑनलाइन ITR 1 कैसे फाइल करते हैं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो नीचे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल शो करेगा। दोस्तों, हो सकता है आपके केस में ये बैंक का डिटेल ना भी शो करे। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो ये नहीं शो करेगा। अगर आप पहले से भर चुके हैं तो आपका जो पुराना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट हो चुका है उसको यहाँ पे शो करेगा। तो उसके लास्ट में सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिटर्न क्रेडिट, अगर आपको कोई रिफंड आना है तो उसमें आप क्लिक करने के बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके और
ऑनलाइन ऑफलाइन की कुछ टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर टिक करेंगे और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हमें मिलता है ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। इसके आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैब आपको दिख रहे हैं। तो सारे के सारे टैब ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हों, इसमें से कुछ टैब जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं भी हो सकते और कि हर किसी के केस में ये अलग होगा। आज की इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा बता दूंगा सारे टैब के बारे में कि क्या है इसमें। दोस्तों एक और ज़रूरी बात, ITR 1 फाइल करने से पहले आप अपना इनकम टैक्स अपने फॉर्म 26AS में ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपका टैक्स कटा है, नहीं भी कटा तो भी आप फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट यहाँ पे जाके ज़रूर चेक कर लीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। कहीं कोई गलत एंट्री तो नहीं आपके 26AS में आ गई, जहाँ जो आपका रिटर्न टैक्स कटा हुआ है वो सही है, आपके एम्प्लॉयर ने आपके 26AS फॉर्म में सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी हैं, तो अपने एम्प्लॉयर की तरफ से आपको फॉर्म 16A और फॉर्म 16B मिला होगा। उसमें आज आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म 16B की। जैसे जैसे फॉर्म 16B एक साइड में आप रख लीजिए, उसको देख देख के इसको भरना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले टैब के ऊपर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कैसे कैसे आपको ये फाइल करनी है। और इसके हम दूसरी टैब पे चलते हैं, पार्ट जनरल इंफॉर्मेशंस। इसके ऊपर पहले से आपको बहुत सारे जो कॉलम है वो फिल मिलेंगे, जैसे आपको पैन कार्ड हो गया, आपका पहला नाम, लास्ट नाम, आपका आधार संख्या, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, वो सारा आपको प्री फिल्ड मिलेगा। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसमें आप रेड स्टार लगा हुआ है उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ना, उसको ज़रूर भरना है कम से कम। और इसके अलावा अगर आप दूसरे कॉलम भी भर सकें तो बहुत अच्छी है बात है। तो इसके नीचे हम देखते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर, अदर्स एंड नॉट केबल फॉर फैमिली पेंशन एटसेट्रा। किसी में आप जिस तरह का आपका एम्प्लॉयमेंट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अदर में जा सकते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेबल में है तो नॉट एप्लीकेबल भर के आप इसको फाइल कर सकते हैं अपनी IT। तो मैं अपने केस में इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो नीचे किस सेक्शन के अंडर में फाइल कर रहा हूँ ये रिटर्न, फाइल अंडर सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। जो आप ड्यू डेट रखी जाती है कि इस डेट से पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है, अगर आप उस डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको 139(1) चूज़ करना है। अगर आप उसके बाद कर रहे हैं तो 139(4). अगर आप कोई पुरानी रिटर्न को रिवाइज दोबारा भर रहे हैं तो रिवाइज में आ जाएगा। और 1192B आफ्टर कंसोलिडेशंस ऑफ डिले आपको एप्लीकेबल, अभी इसमें मेरे केस में ये रहेगा 139(1). तो ये दोस्तों पहले की जो ITR 1 हम भरते थे उसमें ये चीज़ नहीं थी। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(1) में 7th प्रोवाइजो एक नई ऐड करी गई है। दोस्तों इसकी एक अलग से डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका मैं लिंक आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी मैं इस पर मैं और बता देता हूँ। इस 7th प्रोवाइजो में क्या दिया गया है, अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं कटता फॉर इंडिविजुअल एंड एज बिलो 60 ईयर। उस केस में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस सेक्शन की 7th प्रोवाइजो के अंडर ये नीचे दिए गए 3 पॉइंट में किसी एक में भी एप्लीकेबल हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप एप्लीकेबल है तो इसमें हम यस करेंगे, यस करके नीचे 3 पॉइंट हैं जो ये सारे हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो भी एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर यस करेंगे। जैसे पहला पढ़ते हैं, अगर आपने किसी करंट अकाउंट में एक से ज़्यादा
1 करोड़ से ऊपर पैसा जमा किया है तो आप इसको यस करेंगे। अगर आपने 2 लाख से ऊपर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर पैसा खर्च किया है तो ये एप्लीकेबल होगा। अगर आप जो प्रीवियस ईयर है जिसके आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें 1 लाख से ऊपर बिजली कंज्यूम की है तो आप इसको यस करेंगे। अगर तीनों आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे आप नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसकी सबसे मैं आपको ऊपर एक बात बता दूं कि इसकी एक टाइमिंग चलती रहती है। आपके ये टाइम आउट हो जाएगी अगर स्क्रीन तो इसको बीच बीच में सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना मत भूलेगा, नहीं तो आपने जो भी डाटा भरा होगा वो आपका टाइम कंप्लीट होने के बाद वॉश आउट हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट टैब पे हम आ गए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है और इसको बहुत ही ध्यान से आपको भरना होगा। दोस्तों इसमें अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी ऑनलाइन आपके 26S फॉर्म में एंट्रियाँ की गई हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ डाटा पहले से ही फिल हुआ मिले। अगर नहीं तो आप अपने एम्प्लॉयर की तरफ से दिए गए फॉर्म 16B में जैसे जैसे एंट्रियाँ कर रखे हैं उन्हीं को देख के आप यहाँ पे उसी अमाउंट को ऐड करते जाएंगे। फॉर्म 16B जो आपके एम्प्लॉयर देता है आपको उसका सेम इसी की तरह होता है जो आपके सामने अभी पेज खुला हुआ है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको और भी बता दूं, अगर आपके फॉर्म 16 नहीं हैं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप पेंशनर हैं तो उस केस में आप पहले से एक रफ़ कैलकुलेशन करके रखिए, क्योंकि जिसमें ऑनलाइन डाटा भरने में आपको कोई आसानी रहे, कोई परेशानी ना आए। इसमें आप B1 का जो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है इसमें आप सैलरी भर देंगे। मान लीजिए मैं अपने एक एग्जांपल के तौर पे हम अपना डाटा भर रहे हैं, इसमें मैंने डाटा भर दिया 15 लाख। मेरा जो 1 साल का जो सैलरी है वो मैंने 15 लाख की भर दी और टैब से आगे बढ़ गया। और दूसरे में आ जाएगा वैल्यू ऑफ द परचेज्ड एज पर द सेक्शन 17(2), नीचे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ द सैलरी एज पर द सेक्शन 17(3). अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ आपके 16B में कुछ एंट्रियां हैं तो यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, नहीं तो नीचे सैलरी और पेंशन वाले पे आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा दोस्तों जो अलाउंस वगैरह एम्प्लॉयर आपको देता है और वो एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10, वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको लिस्ट मिलेंगी जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल लीव ट्रैवल कंसेशन है और अलाउंस हैं, जो भी आपके एप्लीकेबल हैं आप उनको यहाँ से भर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं LTC, तो इसमें हम क्लिक करके यहाँ पे अपनी लीव ट्रैवल कंसेशन जो हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से होता है उसको ऐड कर सकते हैं। अगर कोई और अलाउंस ऐड करना है तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको HRA दिया गया है जो एग्जेम्प्टेड आपकी इनकम टैक्स के लिए एग्जेम्प्टेड होता है, वहाँ पे आप एनी अदर करके यहाँ पे लिख देंगे HRA और HRA की अमाउंट लिख देंगे। दोस्तों इनकम टैक्स की तरफ से ये बार बार हमें ये मैसेज मिलता है कि आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते रहिए, अदरवाइज़ जो आपने डाटा भरा है वो आपका लॉस हो जाएगा। 15,000 मैंने HRA भर दिया और ये मैंने लीव ट्रैवल कंसेशन का 55,000 भर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं डाटा भर रहा हूँ ये एक्चुअल और सही हो। तो इसके नीचे अपने आप ही ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस हम ले रहे हैं तो उसको एंटर करेंगे। प्रोफेशनल टैक्स हमारा कोई कटा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये एडिटेबल फॉर्म होते हैं। तो जो भी सैलरीड पर्सन है उनके लिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 50,000 की जो डिडक्शन है वो अपने आप ये ले लेता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a). तो इसके नीचे B2 पे हम बात करते हैं टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने के पास एक घर है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हम यहाँ पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने अपना घर बना के उसको आगे किराए पे दिया हुआ है तो इसको लेट आउट में करेंगे। और जो भी आप महीने का ग्रॉस रेंट ले रहे हैं, ग्रॉस रेंट मेरे कहने का मतलब है आपने बिना आपको कोई रेंट से अगर टैक्स कटता है तो उसको भी इंक्लूड करना है, तो वहाँ पे ऐड करेंगे। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी,
आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट को हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे करते हो तो वो आप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे टिक करके इसके आगे बढ़ जाएंगे। नीचे आ जाएगा कॉलम B3 इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। सो दोस्तों, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16B दिया होगा, ज़रूरी नहीं है कि उसकी कैलकुलेशन एक्चुअल और सही हो। जो आपने डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को दे रखी है वो डिक्लेरेशन तो इसमें ऐड होगी, लेकिन उसके अलावा अगर कोई डिक्लेरेशन आपने अपने एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं की, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, FDR अकाउंट का इंटरेस्ट, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये फिगर्स आपके फॉर्म 16 से डिफ़र कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट। मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 रुपया जो मैंने एक साल में गेन किया है अपने सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर, अगर कोई मैंने FD करवा रखी है तो जहाँ किसी पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कहीं से भी है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ अमाउंट ऐड कर देंगे। इसके बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इनकम टैक्स की तरफ से जो आपने पहले कोई ITR भरी थी उसमें कोई रिफ़ंड मिला है तो आप रिफ़ंड को भी ऐड करना है। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखने वाली हैं। हम एक्चुअली होता क्या है कि हम जब ITR 1 फाइल करते हैं तो इन छोटी छोटी अमाउंट्स को जहाँ फिर हम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, उनकी वजह से हो सकता है हमें कभी फ्यूचर में इनकम टैक्स की तरफ से किसी नोटिस का सामना करना पड़े। तो उससे पहले बचने के लिए हमें जो भी प्रॉपर और सही डिक्लेरेशन है इसमें फ़ाइल करनी है। कोई भी छोटा छोटा पॉइंट, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे इनकम डालते जाएंगे नीचे अपने आप कैलकुलेट होती जाएगी। दोस्तों, इसके नीचे आ जाता है पार्ट C, जिसमें हम बात करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। 80C एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसके थ्रू हमें रिबेट मिलती है इनकम टैक्स में। हमें 1.5 लाख तक की रिबेट हम इसमें ले सकते हैं और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट समझने वाला सेक्शन है जिसके अंडर पार्ट C में बहुत सारे सेक्शन आएंगे। 80C, 80CC, 80CCD, 80G, 80E। हम एक एक सेक्शन में जितनी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको ऐड करेंगे। तो इसमें हम पहले बात करते हैं 80C। फॉर एग्जांपल हमने कोई लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है, कोई प्रोविडेंट फंड PF में निवेश कर रखा है, जहाँ कोई इक्विटी डिबेंचर में ऐड कर रखा है, तो उसमें हमने 1.5 लाख तक के इसमें डाल सकते हैं। इसके नीचे आ जाएगी 80CCC पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंशन फंड। अगर पेंशन फंड में कोई है तो उसमें नीचे आ जाएगा 80CCD। दोस्तों, मैसेज दोबारा आ गया तो हम सेव ड्राफ्ट पे एक बार दोबारा क्लिक करते हैं ताकि जो डाटा है हमारा लॉस ना हो जाए। तो फिर हम वहीं पे चले जाते हैं पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप पेंशन स्कीम में इंक्लूड ना होके आपका NPS कटता है तो उस केस में आप अपने NPS की अमाउंट यहाँ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी जिन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ का NPS काटते हैं उसमें जो आपने कंट्रीब्यूशन किया वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नीचे आ जाएगा जो आपके एम्प्लॉयर की, जो आपका एम्प्लॉयर आपके NPS में डाल रहा है पैसा, क्योंकि जितना आपका कटा होता है उतना ही आपका एम्प्लॉयर डालता है, तो उसकी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 80CC 2 में जाके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो नीचे आप देखिए 80DD सेक्शन आ जाएगा मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट इन हुज द डिसेबिलिटी। आप मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई लेते हैं तो उसमें आ जाएगा 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन द हायर एजुकेशन। अगर एजुकेशन लोन के लिए, अगर आपने अपने चिल्ड्रन के लिए कोई एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसको आप 80E में जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी यहाँ पे रिबेट ले सकते हैं। 80EE इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन ऑन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी।
दोस्तों हाउस लोन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हर किसी को तो डाउट होते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको बता दूं, अगर आप पहला होम लोन ले रखा है आपने, तो पहले होम लोन में क्या होता है कि आपका जो भी प्रिंसिपल आप पे करते हैं वो तो आ जाता है आपका 80C सेक्शन में, और जो भी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं वो आ जाएगा आपका 80EE में। इसके नीचे आप देखिए 80EE, 80EB, जैसे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द होम लोन इन सर्टन हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। दोस्तों ये इस बार में एक नई ऐड हुआ है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द परचेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज कर रखा है तो उसकी भी आप रिबेट ले सकते हैं। बहुत सारे आपको इनकम टैक्स में फ़ायदा मिल सकता है अगर इस पार्ट सी पॉइंट को आप 80 सेक्शन 80 को सारे सब पॉइंट्स को आप सही तरह फिल कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारा इनकम टैक्स में आपको बचाने में सहूलियत हो सकती है। दोस्तों अगर आप किराए के घर के ऊपर रह रहे हैं, 80GG के तहत आपको रेंट पेड जो आपने कर रखा है उसकी रिबेट ले सकते हैं। नीचे आ जाएगा 80GGA, सर्टेन डोनेशन इज साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, इसका आप 80GGC, डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, 80TTA। दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर जो आपने सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भरा हुआ है फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट, जैसे कि हमने 1500 लिखा है, तो इसी अमाउंट को, सेम अमाउंट को नीचे यहाँ पे 80TTA में आपको ज़रूर ऐड करना है, सेम अमाउंट, क्योंकि सेविंग बैंक के ऊपर 10,000 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। 10,000 तक सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं है। दोस्तों ये सो इसने मैंने 1500 ऐड किया और आगे से 1500 ले लिया। नीचे आ जाएगा दोस्तों इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ द रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के ऊपर FDR के ऊपर भी रिबेट है अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है। आप इस सेक्शन में भी सीनियर सिटीजन के केस में डिडक्शन की फैसिलिटी ले सकते हैं। नीचे आ जाएगा 80U, इन केस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन आप डिसेबिलिटी के तहत आप फाइल करना चाहते हैं तो डिसेबिलिटी की भी आपको रिबेट मिलती है। उसको आप जैसे आपको मेडिकल सुपरवाइजर की तरफ से सर्टिफिकेट मिला होगा उसी की तरह आप यहाँ पे अपनी रिबेट ले सकते हैं। एक बार दोस्तों दोबारा हम सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेते हैं, और सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसके बारे में थोड़ा और बताना है। सेक्शन 80G, डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप यहाँ पे फाइल करना चाहते हैं तो आपको आगे 80G शेड्यूल 80G फाइल करना होगा। यहाँ पे जाके आपने जो भी डोनेशन दे रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जैसे कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना में अगर आपने कोई डोनेशन दे रखी है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विद डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर द 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, स्टेट, कोड कौन सा है, पिन कोड, डोनी का पैन नंबर, और डोनी अपने कैश में की है या फिर किसी अदर मोड में डोनेशन की है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप जितनी भी अमाउंट यहाँ करेंगे ये अपने आप ही वो अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स के वहाँ पे फैच कर लेगा। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे भर देते हैं और नीचे आपको इसकी कैलकुलेशन अपने आप ही ये सिस्टम कर लेता है। नीचे आपको कितना टैक्स बन रहा है, कितना आपने रिबेट लेनी है, वो सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके ऊपर डिडक्शन जो आपने करनी है, इसके नीचे एक आपको मिलता है एग्जैम्प्ट इनकम। यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम, जो भी आपकी एग्जैम्प्ट इनकम होती हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक, तो या आप यहाँ पे 5000 ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगी, आपको फाइल करनी होगी ITR 4। उसमें आप 5000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इसके नीचे ये देखिए अपने आप आपकी टैक्स कैलकुलेशन होगी। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, डिडक्शन वाले पेज पे मैं आपको बताने भूल गया। यहाँ पे पार्ट सी में पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/20 से लेके 31/7/20 के बीच में, अगर आपने कोई
इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। इस ईयर में जो इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में असेसमेंट ईयर जो हम फाइल कर रहे हैं 2020-21, इसमें एक ये फैसिलिटी दे रखी है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की डेट सरकार की तरफ से 31/7/20 तक कर दी थी, उसमें अगर आपने 31 मार्च 20 के बाद कोई इन्वेस्टमेंट की कर रखी है तो आप यहाँ पे यस करके आपको शेड्यूल भरना होगा। ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ शेड्यूल डी आई पे हम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें 2 अलग अलग कॉलम दे रखे हैं जिसमें आपने पहले कॉलम में तो डालना है कि एज पर दी पार्ट सी डिडक्शन एंड टैक्सेबल इनकम, जो आपने पार्ट सी में पहले से भर रखी है। अगर आपने 1/4/20 से लेके 31/7/20 के बीच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है और उसका आप इसी ITR 1 में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी अमाउंट डालनी होगी। जैसे ही आप उसकी अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे ये आपके उसी टैक्स कंप्यूटेशन वाले पेज के ऊपर अपने आप फैच कर लेगा। दोस्तों, अगर आप इस क्वार्टर की पहले क्वार्टर की साल की आप इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे इसकी फ़ायदा ले लेते हैं तो आपके लिए जब आप अगर नेक्स्ट ईयर की आप रिटर्न फाइल करेंगे 31 मार्च 2021 वाली, तो उसमें आप इस 3 महीनों में जो अपने इन्वेस्टमेंट का आप पहले से ही फ़ायदा ले चुके हैं वो दोबारा से आप एंटर नहीं कर सकते। तो हम चलिए चलते हैं वापस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स वाली टैब के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने सारी की इंफॉर्मेशन भर दी है और नीचे आपके सामने कैलकुलेशन भी कर रखी है इसने पहले से ही, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट टैब के ऊपर दोस्तों टैक्स डिटेल आती है। यहाँ पे पहले सामने आपको मिलता है TDS शेड्यूल TDS 1। अगर आपने एम्प्लॉयर में आपकी सैलरी से कोई टैक्स पहले से काटा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा। इन केस कई बार हो सकता है किसी के केस में ये शो भी ना भी करे, तो यहाँ पे आप अपने जो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको पार्ट ए दिया गया है आपके सामने होगा फॉर्म 16, वहाँ से देख के उसकी डिटेल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और इसके नीचे होगा TDS 2। इसमें अगर आपने अदर देन सैलरी कोई आपका काटा गया है, आपने कोई सैलरी के बिना इनकम आपने ली है और उसके ऊपर TDS कटा है और वो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा, जैसे कि मेरे केस में ये दिख रहा है। अगर आपका कोई और टैक्स नहीं कटा तो यहाँ पे आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो नीचे आ जाइए। नीचे अगर आपका TDS में कोई और आपका 26 AS में कोई फॉर्म में एंट्री होगी तो यहाँ पे शो करेगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपका फाइनल पेज जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का सामने आ जाता है, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे फाइनल आपको बताता है कि आपका कितना टैक्स बनता था, आपने कितना पे कर दिया है और उसके ऊपर आपको कितना पे अभी और करना बाकी है। दोस्तों, मेरा जो टोटल TDS क्लेम जो मेरा पहले से कट चुका है वो यहाँ पे दिखा रहा है 31,739 रुपये, और मैंने अपने अंदाजन से ही अपनी इनकम भर रखी है। उस हिसाब से इसने कैलकुलेशन करके बता दी कि आपका इसके अलावा 1,29,500 और टैक्स बन रहा है। अब अगर तो सर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ही जो टैब बन जाती है ई-पे टैक्स, यहाँ पे अपना मैं ई-पे टैक्स कर सकता हूँ। ऑनलाइन जाके अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ही पे कर सकता हूँ। इसके नीचे आ जाएगा पार्ट ए अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दोस्तों आपके बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी होगी जो आपका प्री वैलिडेट है अगर, तो यहाँ पे आपको पहले से शो करेगा। अगर आपका प्री वैलिडेट नहीं है तो यहाँ पे आपको IFSC कोड, बैंक का नाम, अपना खाता संख्या, अगर आपका कोई रिफ़ंड बनेगा तो उस खाते में आएगा। तो लास्ट में दोस्तों इस वीडियो के वेरिफिकेशन आ जाती है। यहाँ पे आपका वो नाम, आपका फादर्स नेम और रिटर्न फाइल इन कैपेसिटी ऑफ सेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव हैं आप वहाँ पे, और किस प्लेस में आपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो प्लेस भरने के बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन करने के 3 वो नीचे कॉलम दिए गए हैं, जिसमें आप तो पहले से तो ई-वेरीफाई करना होगा आपको आधार के ज़रिए या प्री वैलिडेट का बैंक अकाउंट के ज़रिए, और सेकंड ऑप्शन में ई-वेरीफाई कर सकते हैं 120 दिन में अगर आप कर सकते हैं, आपको बाई हार्ड कॉपी भेजनी होगी वहाँ पे। और तीसरे पॉइंट में आपको एड्रेस दिया गया है कि फ़ाइल करने के बाद सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के लिए आपको 120 दिन के अंदर अंदर
बाय पोस्ट इस एड्रेस के ऊपर अपनी ITR 5 की कॉपी वहाँ पे भेजनी होगी। तो दोस्तों जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ITR 1 की जो फाइनल सबमिशन कॉपी है वो आपको डिस्प्ले करेगी। तो इसको फाइनल सबमिट करने से पहले उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिए और अपने फॉर्म 16 के साथ टैली कर लीजिए, ताकि कोई भी आपको इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस का सामना ना करना पड़े और आपकी बिल्कुल एकदम प्रॉपर रिटर्न फाइल हो सके। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो ITR 1 के ऊपर। हमारे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनके लिए, या फिर हमारे जो पेंशनर हैं उनके लिए ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 1 किस किस के लिए एप्लीकेबल है, इसकी आप अगर आप डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर के एक डाउनलोड का आपको कॉलम मिलेगा। डाउनलोड के कॉलम में जाके ITR 1 सेलेक्ट कीजिए तो वहाँ पे आपको शो मिलेगा कि कौन कौन पर्सन है जो ITR 1 फाइल कर सकता है। दोस्तों आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपका ITR 1 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो उसको मेरी इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर दिस माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।